हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ आरओ दोनों की तैयारी एक साथ करा रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस की। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ आरओ प्रीलिम्स और मेंस में जो जीएस का पोर्शन आता है उसकी तैयारी चल रही है। और फुल प्रिपरेशन के इस प्रोग्राम में हमारे जो पहला सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफ़ी है, और हम इसमें ज्योग्राफ़ी में आगे 6 लेक्चर कर चुके हैं अभी तक। उसमें हम इंडियन ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो लेक्चर है वो 7वां लेक्चर है। आज हम इसमें जो कल तक हमारी बात हो गई थी वो हिमालय को लेके हो गई थी, गंगा के मैदान को लेके हो चुकी है। अब आज हमारा जो क्लास होने वाली है वो प्रायद्वीपीय भारत को लेके है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और समझते हैं कि क्या है प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप में आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से आपको प्रायद्वीप पढ़ना चाहिए। क्योंकि बुक्स से आप प्रायद्वीप अच्छे से पढ़ते होंगे, कई चीज़ें फालतू की पढ़ लेते होंगे, लेकिन क्या क्या आपके लिए क्वेश्चन के लिए जानने वाली बात है। कई बार क्वेश्चन इधर उधर से करता है, तब भी आप किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, तो वो बातें आज हम इसमें जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, पहले क्या था अब क्या है, तो वो सारी बातें इसमें जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। ये हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए, क्योंकि पूरा आज हम प्रायद्वीप ख़त्म करने वाले हैं, चाहे वो पहाड़ हों, चाहे पर्वत हों, चाहे नदियाँ हों। नदियों को एक साथ हम अलग पढ़ेंगे, नदियों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो प्रायद्वीपीय भारत की होंगी वो एक साथ हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में क्या क्या चीज़ें आपके लिए जानने वाली हैं। तो पहली बात इसमें प्रायद्वीपीय भारत में जानने वाली है कि ये तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि ये सबसे प्राचीन भूखंड है। तो पहली बात इसमें आपके लिए जानने वाली है सबसे प्राचीन भूखंड है ये आपका। तो सबसे प्राचीन भूखंड है। दूसरी बात इसमें जानने वाली है आपके लिए कि ये एक जो आपका है प्रायद्वीप भारत, वो गोंडवाना लैंड का भाग है। अब चूँकि आपको पता है कि गोंडवाना लैंड का भाग है, का अवशेष है, इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जब ये पूरी पृथ्वी दो भागों में थी, एक भाग में पानी भरा हुआ था और दूसरे भाग में आपका जो है पेंजिया था। तो पेंजिया जो था वो भूखंड था, और इसी पेंजिया में जब विभाजन हुआ कार्बोनीफेरस समय में, फेरस काल में जब इसमें विभाजन हुआ, तो ये दो भाग में एक अंगारा लैंड और एक आपका गोंडवाना लैंड में बट गया था। और इसी गोंडवाना लैंड में कई सारे देश जो हमारे दक्षिण वाले हैं वो हैं, जैसे कि भारत भी अपना इसी का भाग है। तो वही ये भाग आपका माना जाता है, गोंडवाना लैंड का भाग। प्रायद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। उसमें कई सारे अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इस तरीके से कई देश और भी इसके भाग हैं, अंटार्कटिका है। तो इसी के पार्ट माने जाते हैं गोंडवाना लैंड के। तो आपका ये वाला जो पार्ट था वो था गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट हमारा कौन सा माना जाता है, तो प्रायद्वीप भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। तो ये दो बात आपके लिए जानने वाली बात होगी। दूसरी बात, प्रायद्वीप जो है आपका वो पूरे भारत का 50% है। तो इसका जो एरिया है, जो भौतिक प्रदेश ये है, कुल क्षेत्रफल जो है, तो कुल क्षेत्रफल का ये 50% है। कुल क्षेत्रफल का 50% है। तो ये आपके लिए जानने वाली बात है, कुल क्षेत्रफल का 50% है, ये आपके लिए जानने वाली। अब मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि प्रायद्वीप भारत को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो आपका प्रायद्वीप भारत है जो इस तरीके से है, तो पहली बात ये तो एक त्रिभुजाकार है। इसका आकार की बात कर रहे हैं तो इसके आकार में क्या है, पहली बात तो ये त्रिभुजाकार है। तो पहली बात होगी त्रिभुजाकार है। दूसरी बात, इस पे पठार हैं, तो पठार का जो है स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम किस तरीके से बोलेंगे। और पठार किस तरीके का होता है, तो मेज आकार का होता है, इसीलिए इसको मेज आकार भी बोलते हैं। तो त्रिभुजाकार एवं मेज आकार इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना जो है इस टाइप की है। अब इसको हम पढ़ेंगे तो 3 भागों में पढ़ेंगे। तो इसके प्रकार मैं बता दूं कि 3 प्रकारों में इसको पढ़ा जाएगा। 3 प्रकार में कैसे कैसे पढ़ेंगे उसको बात करते हैं। तो पहली बात है कि इसको हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो पहली आपकी जो होगी वो मध्यवर्ती उच्च भूमि में इसको हम जानेंगे कि कौन सी मध्यवर्ती उच्च भूमि है जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। दूसरा पार्ट हम जानेंगे इसमें दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से बना, क्या क्या है इस पर। और तीसरी बात जानेंगे हम, जो तीसरा इसका भाग है वो मेघालय एवं कार्बी आंगलांग जो है इसका पठार।
तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किसका भाग है, क्योंकि ये असम में है और ये आपका मेघालय हो गया। तो ये जो है आपके इस तरीके से 3 भागों में प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन करते हैं। अब जो ये वाला पार्ट है इसको हम पहले जान लेते हैं कि ये है तो अलग। जैसे मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना दूं अगर, तो यहाँ पे एक मैप के जरिए आप समझिए, ये आपका गुजरात प्रायद्वीपीय भारत जो जो है वो मैं आपको बना देता हूँ। तो अब जो इतना पोर्शन है यहाँ तक का वो आपका प्रायद्वीपीय भारत है। अब ये मान के चलिए प्रायद्वीपीय भारत ये रहा। अब मैं जो मेघालय और कार्बी आंगलांग की बात कर रहा हूँ वो आपके जो स्ट्रक्चर हैं वो इधर पड़ते हैं, यानी जो आपकी गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो, और उसके साथ ही और पहाड़ियाँ जो आपकी कार्बी आंगलांग की पहाड़ियाँ हैं वो। तो एक तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कार्बी आंगलांग पठार बोला जाता है। और ये किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीप का भाग है, ये प्रायद्वीप भाग है, ये प्रायद्वीप भारत का भाग है। आपको ये जानने वाली बात है। तो प्रायद्वीप भारत का भाग है, लेकिन ये दिखता अलग है। क्यों दिखता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात आपके जानने वाली है कि हम पढ़ेंगे मेघालय पठार, मेघालय एवं कार्बी आंगलांग, कार्बी आंगलांग पठार, इसके बारे में जान रहे। पहला हमारा ये टॉपिक है जो ये वाला है इसमें, और इसमें हम जानेंगे कि ये पहली बात तो ये प्रायद्वीप का भाग है। पहली बात क्या है? प्रायद्वीप का भाग है। तो ये इसको आप नोट कर सकते हैं। पहली बात क्वेश्चन कर सकता है कि ये जो आपका मेघालय एवं कार्बी आंगलांग पठार है वो किसका भाग है? तो ये आपका ये है। अब ये अलग क्यों है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके लिए कि जैसे मान लेते हैं ये आपका ये हो गया छोटा नागपुर का पठार, ये आ गया छोटा नागपुर का पठार। अब इससे क्या होता है कि ये जो आपकी मेघालय पहाड़ियाँ कार्बी आंगलांग एरिया है वो अलग होता है। तो वो कैसे अलग होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो यहाँ पे मैदान का एरिया है वो कैसे अलग होता है, क्या हुआ। क्योंकि इसमें भ्रंश पड़ा था एक इस समय पे। तो इसमें क्या है, इसमें जो मालदा गैप बन गया, यानी इसको 2 नाम से जानते हैं। एक तो मालदा गैप बोलते हैं इसको, दूसरा इसका नाम है या राजमहल, राजमहल गारो गैप। तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये क्या है? मैदान है, ये मैदान है। तो क्या हुआ, भ्रंश पड़ने की वजह से यहाँ पे जो है चट्टानें थी वो धंस गई, और धंसने की वजह से यहाँ पे अवसाद इकट्ठे हो गए और फिर उससे जो बना वो मैदान बना। तो ये मैदान है, तो इससे अलग हो जाता है। यानी इस राजमहल गारो गैप या मालदा गैप से ये पहाड़ियाँ जो हैं वो अलग हो जाती हैं। लेकिन है किसका भाग? तो प्रायद्वीप का भाग है। ये आपको जानने वाली बात है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इन चोटियों पे क्या क्या है। तो अलग से स्ट्रक्चर बना के मैं आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो गारो, खासी, जयंतिया जो हैं, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। तो दूसरी बात इसमें क्या जानने वाली है कि ये है आपकी गारो, ये आपकी खासी और ये आपकी जयंतिया। तो इस तरीके से 3 पहाड़ियाँ हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें जो आपकी ये वाली है गारो, इस पे एक पीक है जो आपसे क्वेश्चन में कई बार करते रहता है। तो इस पीक का नाम आप लिख लीजिए। इसका पीक का नाम जो है नौकरेक चोटी, नौकरेक पीक जो है या नौकरेक चोटी है, ये आपसे कई बार क्वेश्चन में करते रहता है। इस वाली जो खासी है इस पे भी एक पीक है, इसको भी आप लिख लीजिए। इसको आप बोलते हैं शिलोंग पीक, इसको शिलोंग पीक बोलते हैं। ये आपके लिए जानने वाली बात है। इसी के नीचे एक जगह है, इसी के नीचे एक जगह है, इसको हम मोहसिन राम जानते हैं, मोहसिन राम के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सी है? मोहसिन राम। तो ये मोहसिन राम आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जगह है, सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है। तो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र जो है वो कौन सा है? आपका मोहसिन राम है, सर्वाधिक वर्षा का स्थान। ये हो गया।
अभी यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, ये अगर कुछ कई क्वेश्चन करता है कभी, तो आप इतना लिखेंगे 11,410 मिलीमीटर प्रति ईयर। इतनी यहाँ पे प्रति ईयर वर्षा हो जाती है। तो सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आपके मौसिनराम में होती है। और किस पहाड़ियों के नीचे है, तो ये तो आपकी खासी पहाड़ियों के दक्षिण में ये पड़ता है। बाकी ये जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरीके से इसमें जो जानने वाली बातें हैं वो आपकी ये हो जाती हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो अभी यूके में यानी उत्तराखंड में और कौन सी सिल्कियांग, जो आपकी अभी सिल्कियांग टनल थी या सुरंग थी, वो धंस गई थी। नीचे धंसने की वजह से उस टनल में 41 यानी कि 41 जो है श्रमिक जो थे वो फंस गए थे। श्रमिक फंस गए थे, श्रमिकों को निकाला गया। श्रमिक फंसे थे तो इनको श्रमिकों को निकाला गया। वो कैसे निकाले गए, तो इसमें जो मदद की थी वो रेड होल माइनिंग की थी गई। तो आपने सुना होगा कि रेड होल माइनिंग की गई थी, रेड होल माइनिंग की गई थी। अब ये रेड होल माइनिंग क्या होती है, ये रेड होल माइनिंग होती थी आपके इसी एरिया में होती थी। जो कार्बी आंगलांग और मेघालय का पठार है, यहीं पे इन्हीं पहाड़ियों में रेड होल माइनिंग की जाती थी। इसी के ज़रिए जो 41 श्रमिकों को बचाया गया है, इसी टेक्निक से, इसी विधि से बचाया गया। पहले ये क्या थी, इसको एनजीटी ने बंद करवा दिया था, इस पर रोक लगा दी थी। और ये क्या होता था कि यहाँ पे जो पहाड़ियाँ थी, वहाँ से छोटे छोटे बच्चों के ज़रिए, ये पहाड़ियों से छोटे छोटे बच्चों के ज़रिए एक गड्ढे, मतलब ये क्या कहते हैं, एक गुखाल बनाकर, एक छेद बनाकर इससे कोयला निकाला जाता था। तो कोयले को चोरी करते थे, कोयले को निकालते थे और छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें बच्चों के इस्तेमाल के ज़रिए छोटे छोटे छेद करके पहाड़ियों में उससे कोयला निकाला जाता था। इसी विधि को रेड होल माइनिंग बोला गया। इसी के ज़रिए, अब ये तो पहले एनजीटी ने बंद कर दी थी, लेकिन क्या हुआ कि जब 41 श्रमिक फंसे और जब कोई सुझाव नहीं समझ में आया कि क्या किया जाए, तो फिर रेड होल माइनिंग की विधि अपनाई गई और उन बच्चों से 10 मीटर तक की खुदाई करवाई गई और तब जाके वो श्रमिक आपके बच पाए थे। तो इस तरीके से अब ये चर्चा में फिर से आ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि रेड होल माइनिंग का संबंध किस एरिया से है, वो मेघालय के एरिया से है, जहाँ पे ये पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ये आपके लिए जानने वाली बात है। आगे हम इसी में, अब ये इतनी चर्चाएं इसके बारे में जितनी हो सकती थी वो हो गई हैं। अब हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट हम करेंगे, तो अपना दूसरा पार्ट कौन सा है, तो आपका है दक्कन का पठार, जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो दक्कन के पठार को समझ लेते हैं। दक्कन का पठार, अब इसको अच्छे से समझना है आपको कि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो मैं आपको मैप के ज़रिए पहले समझाता हूँ कि एक तरीके से ये आपका ये मैप हो रहा है। ये प्रायद्वीपीय भारत है। इसमें आपके लिए क्या जानने वाली बात है, तो हम पहले अभी दक्कन का पठार समझ रहे हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि पश्चिमी घाट जो इस तरीके से बटा है, तो पश्चिमी घाट बटा है। इधर आपकी जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, इधर आपकी अरावली पहाड़ियाँ हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपकी विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना। ये आपके पूर्वी घाट है, तो इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। पूर्वी घाट है, तो दक्कन पठार में ये सारा एरिया आता है। ये पूरा एरिया जो है एक तरह से दक्कन पठार का पूरा भाग माना जाता है। इसमें हमारे लिए पढ़ने वाली बात है, तो पहले हम अरावली को जानेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे इसमें। अब इसमें जो मध्य उच्च भूमि होगी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मध्य उच्च भूमि में हम लोग पहले जानेंगे मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर आपका इधर ही जानेंगे कि बघेलखंड का पठार जानेंगे, फिर दंडकारण्य का पठार जानेंगे, छोटा नागपुर का पठार इधर जानेंगे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी मध्य उच्च भूमि में जब पढ़ेंगे। अभी हम दक्कन का पठार समझ रहे हैं, तो उसको पढ़ते हैं। तो इसमें पहला आपका जानने वाला है, उसको हम करते हैं। इसका है पहला पार्ट, वो आपका अरावली पहाड़ियाँ हैं। अरावली पहाड़ियाँ या पर्वतमाला, आपकी पर्वतमाला। तो इसके बारे में जान लेते हैं, अरावली के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या आपके जानने वाली बातें हैं।
पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। तो ये 800 किलोमीटर में फैली हुई है। और दूसरी बात इसके बारे में जानने वाली है कि ये किस टाइप की हैं, तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, प्राचीनतम है। दूसरी, ये उस टाइम गलित थी लेकिन अब घर्षित होने की वजह से घर्षित पर्वत कहलाती हैं। एक तो पहली बात घर्षित पर्वत हो गई हैं। तो अब इनको जो क्वेश्चन आपसे कर सकता है वो कैसा कि ये किस टाइप की जो है चट्टानें या पर्वतें हैं, मतलब पहाड़ियाँ हैं। तो ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ, ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। अवशिष्ट पर्वत है ये। अवशिष्ट पर्वत को इंग्लिश में कई बार पूछ लेता है लिखा हुआ, तो रेजिडुअल आप लिखेंगे। तो रेजिडुअल माउंटेन है ये, रेजिडुअल माउंटेन। अब ये आपको याद रखने वाली बात है। पहली बात तो प्राचीन है, दूसरा अवशिष्ट पर्वत है। ये अपने टाइम गलित थे, अभी 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैले हुए। किन किन राज्यों में फैले हुए इनकी बात करें, उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि कब ये इनका निर्माण हुआ है। तो निर्माण के समय की अगर बात करते हैं तो इनका निर्माण जो है आप सभी जानते हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल में इनका निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में इनका निर्माण हुआ। अब प्री कैम्ब्रियन काल कौन से समय में, तो 600 से 570 ईसा पूर्व के आसपास, मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ। मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण हुआ था। ये आपको जानने वाली बात है। अब देखिए कि विस्तार कहाँ कहाँ है इसका, तब हम मैप के जरिए फिर से अच्छे से जानेंगे इसको। तो विस्तार की बात करें कि पहली बात तो ये गुजरात से लेके फिर आपका राजस्थान, फिर आपके हरियाणा और फिर दिल्ली तक जो है ये फैली हुई है। तो इन 4 राज्यों में यूटी को मिला के हम 4 राज्य मान लें तो ये फैली हुई हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक है तो मैप के ज़रिए समझते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ पूरा एक राजस्थान के मैप के ज़रिए साथ साथ में बताऊंगा, क्योंकि राजस्थान का मैप इसीलिए बना रहा हूँ कि वहाँ पे आपको फिर मैं मरुस्थल को समझाऊंगा कि मरुस्थल को किस तरीके से रोकने में ये सहायक होती हैं। तो मरुस्थल से पहाड़ियाँ जो हैं आपकी मरुस्थल को किस तरीके से पूर्व की तरफ बढ़ने से रोकती हैं, ये भी आपको जानने वाली बात है। तो इस तरीके से ये एक तरह से राजस्थान का मैप हो जाता है, हल्के हाथ से हम समझ रहे हैं। अब देखिए पहाड़ियाँ आपकी जो हैं वो पहाड़ियाँ इस तरीके से हैं, राजस्थान के से क्रॉस करती हैं और फिर आपका इधर से पूरा क्षेत्र में फैली हुई हैं। तो ये आपकी पहाड़ियाँ हो जाती हैं, अरावली पहाड़ियाँ ये हो गई। अब इसमें क्या जानने वाली बात है कि पहले यहाँ जान लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें जो जानने वाली आपके लिए हैं। पहली बात तो यहाँ पे एक चोटी है जिसको हम यानी कि पहाड़ियाँ हैं तो इनको नाग पहाड़ियाँ बोलते हैं, नाग हिल्स बोलते हैं, नाग हिल्स बोलते हैं। यहीं से आपकी एक नदी का उद्गम होता है, उसको आप कौन सी नाम लेते हैं तो लूनी नदी जो आपकी है, लूनी नदी का उद्गम जो होता है वो नाग पहाड़ियाँ से, स्नैक पहाड़ियाँ भी इनको इंग्लिश में बोलते हैं, स्नैक पहाड़ियाँ। तो आप जान सकते हैं स्नैक हिल्स, इनसे इसका उद्गम होता है, पहली बात। फिर कुछ कुछ इसी का पार्ट जो है, कुछ कुछ इन्हीं अरावली पहाड़ियों का पार्ट जो है वो यहाँ पे भी हरियाणा जैसे ये हो गया तो हरियाणा में फैली हुई हैं। फिर आपका इधर आपकी जो है रायसीना हिल्स हैं, और आपको पता है कि यही रायसीना हिल्स पे, इसी रायसीना हिल्स पे क्या है आपका संसद भवन बना हुआ है। तो यानी राष्ट्रपति भवन जो है, सॉरी राष्ट्रपति भवन जो है वो आपका इन्हीं रायसीना हिल्स पे बना हुआ है। तो ये आपके लिए जानने वाली बात है। तो राष्ट्रपति भवन जो आपका है, राष्ट्रपति भवन जो आपका है वो किस पे बना है, वो इस पे बना हुआ है। एक सेकेंड, ये आपका राष्ट्रपति भवन हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहीं पे आप जो पढ़ते होंगे आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक पठार है जिसको माउंट आबू का पठार बोलते हैं। इस पे माउंट आबू का पठार जो है, माउंट आबू का पठार स्थित है। और यहीं पे इस पे एक चोटी है माउंट आबू के पठार पे, आपने सुना होगा। तो उसका क्या नाम है, उसका गुरु शिखर नाम है। तो क्या नाम है उसका, गुरु शिखर।
अब इस गुरु शिखर की जो लंबाई अगर से आपसे पूछ सकता है या ऊंचाई पूछ सकता है सॉरी, तो 1722 मीटर की जो है ये ऊंची शिखर है, 1722 मीटर, ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात, ये जो पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा में उनको डोसी हिल्स बोलते हैं या धौसी हिल्स वो भी बोलते हैं। तो डोसी या धौसी हिल्स जो हैं आपकी कहाँ पे हैं, तो आपकी ये हरियाणा में पड़ती हैं। ये कुछ आपको इस बारे में बात रखनी थी याद। 4 राज्यों में फैली हुई है मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने बताया कि ये जो पहाड़ियों की वजह से क्या है, जो यहाँ पे जो मरुस्थल है, ये जो मरुस्थल है थार मरुस्थल है, तो ये थार मरुस्थल का विस्तार जो है वो पूर्व की तरफ नहीं हो पाता है, यहाँ पे नहीं हो पाता है। इसीलिए ये एक तरह से पूर्वी जो विस्तार है मरुस्थल का उसको रोकने में सहायक होती हैं। इसके साथ ही इन जो अरावली पर्वत पहाड़ियों में क्या क्या चीज़ें जानने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके लिए होता है एक जानने वाला कि एक तो इसमें धात्विक व अधात्विक जो होते हैं खनिज पाए जाते हैं। धात्विक अधात्विक खनिज जो हैं आपके पाए जाते हैं। जैसे खनिज आपके पाए जाते हैं, जैसे इसमें लोह अयस्क पाया जाता है। इसमें आपका तांबा पाया जाता है, जैसे राजस्थान का आपने सुना होगा। इसमें आपका जैसे चांदी भी राजस्थान में आपने पड़ी होगी। फिर संगमरमर, बलुआ पत्थर जो है संगमरमर, इस तरीके की संरचनाएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ इसके भी खनिज हैं, यानी इसके भी आपको यहाँ पे संसाधन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए भी ये फेमस हो जाती है। कुछ चीज़ें और जानने वाली बातें अरावली को लेके, वो आप जान लीजिए क्या चीज़ें। पहली बात, जो आपका माउंट आबू है, माउंट आबू पठार था वो, माउंट आबू पठार, इस पे एक झील है जो आपसे कभी भी क्वेश्चन कर सकता है। तो उस झील का आप याद रख लीजिए नाम, इसको नक्की झील बोलते हैं। मीठे पानी की झील है ये। तो आपके लिए जानने वाली बात है कि नक्की झील जो है आपकी कहाँ है, तो माउंट आबू हिल स्टेशन है यहाँ, तो इसीलिए वहाँ माउंट आबू पे स्थित है ये। तो ये आपकी हो गई। और ये किस टाइप की चट्टानों में ये खनिज पाए जाते हैं, तो ये दोनों आप जानते हैं, आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो इसीलिए मैं आपको लिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों तरीके की चट्टानों में ये चीज़ें खनिज जो हैं पाए जाते हैं, संसाधन पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो इतनी बातें हमारी जो अरावली पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में जानने वाली थी। अब हम बात करेंगे इन विंध्याचल पहाड़ियों के बारे में कि अरावली हो चुकी है, ये विंध्याचल हमारी, तो इनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या बात जानने वाली है, क्या क्या आपको क्वेश्चन कर सकता है इससे, तो वो चीज़ें हम जानने वाले। फिर हम विंध्याचल में आपकी, फिर उसके बाद सतपुड़ा जानेंगे। तो दोनों पहाड़ियों को एक साथ जानते हैं। तो मैं आपके लिए पहले मैप बना देता हूँ दोनों का, फिर आपको मैं चीज़ें बताऊँगा। जैसे मान लीजिए कि ये फैली हुई हैं विंध्याचल पहाड़ियाँ, ये टुकड़ों में है कुछ कुछ, तो इस तरीके से ये फैली हुई हैं। इसी के नीचे जो है आपकी सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, वो भी आपको जाननी चाहिए। तो इन दोनों को बारे में जानते हैं। एक तो ये आपकी कौन सी हैं, ये आपकी हो गई विंध्याचल, ये विंध्यन श्रेणियाँ हो गई, विंध्यन श्रेणी होगी। और ये आपकी कौन सी होगी, सतपुड़ा श्रेणी। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो दोनों के बारे में आप समझते हैं। पहला समझते हैं कि विंध्यन के बारे में क्या क्या आपके लिए जानने वाली बात है। तो पहली बात तो ये श्रेणी जो होती हैं, ये विंध्यन श्रेणी जो है आपके उत्तर और दक्षिण का विभाजन करती है। उत्तर व दक्षिण को विभाजित भारत की सीमा का निर्धारण करती है। उत्तरी और दक्षिणी भारत की सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि दो भागों में एक तरह से ये बांटती है। सीमा का निर्धारण करती है, ये आपको जाननी चाहिए। तो एक तो ये सीमा का निर्धारण करती है। पहली बात आपके लिए हो गई कि विंध्याचल श्रेणियाँ या विंध्यन श्रेणियाँ हैं, वो आपके इनको जो उत्तरी भारत है और दक्षिणी भारत है उसकी सीमा का निर्धारण करती है। अब इन के विभाजन के जो विभाजित श्रेणियों में हैं उनको जान लेते हैं। इसको जो बोलते हैं वो भारनेर की श्रेणियाँ जानते हैं, तो इसको भारनेर की श्रेणी बोलते हैं। ये आपकी कैमूर की पहाड़ियाँ हैं,
तो कैमूर की पहाड़ियाँ ये आपके इधर यहाँ पे जो राज्य है और इसके बीच में, तो इसके बीच में कौन से इधर जो आपका है एमपी, इधर आपका एमपी है और इधर आपका बिहार है। तो इन दोनों राज्यों के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ आपकी कैमूर पहाड़ियाँ, यही आपको जानने वाली बात है। ये जो पहाड़ी आपकी कौन सी है, तो ये आपकी पारसनाथ की पहाड़ी है। तो पारसनाथ की पहाड़ी है ये आपको जाननी चाहिए। पारसनाथ की पहाड़ी क्यों फेमस है, तो आपको पता ही है कि पारसनाथ जो 23वें तीर्थंकर, जैन के 23वें तीर्थंकर थे, तो उनके नाम पे इसको रखा गया था और यहीं पे उनका इनको जन्म हुआ, तो इसी के नाम पे इनका जो है आपका पारसनाथ की पहाड़ियाँ इनको बोला जाता है। और इनकी जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। तो 1365 मीटर की ऊंचाई पर ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। और कौन से राज्य में है, तो अगर ये पूछता है तो आप झारखंड जो है आपका राज्य में ये फैली हुई है। तो आपके लिए ये जानने वाली बात थी। अब और क्या जानने वाली बात है इसमें, तो पहली बात ये किस टाइप की श्रेणियाँ हैं। तो एक तो ये स्कार्प यानी कि जो आपकी भ्रंश कगार होता है उस टाइप की श्रेणियाँ हैं। भ्रंश कगार, भ्रंश कगार, भ्रंश कगार टाइप की श्रेणियाँ हैं। अब भ्रंश कगार क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई एक ज़मीन होती है और वो जब धंस जाती है और धंसने की वजह से वहाँ पे जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पे जब घाटियाँ बन जाती हैं, ये आपकी घाटी हो गई, इससे नदियाँ बहती हैं, यहाँ से नर्मदा बहती है, यहाँ से नर्मदा नदी बहती है और यहाँ से ताप्ती बहती है। ये आपकी विंध्य पहाड़ियाँ हैं, विंध्यन श्रेणी है, ये आपकी विंध्यन श्रेणी है और ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है। और ये आपकी अजंता श्रेणी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, अजंता। तो इस तरीके से जो ये वाले जब अब जो शेष बच गए, ये इसका दसाव हो गया नीचे। यहाँ पे भी स्थल है, पहले इस तरीके से हुआ करता था, लेकिन जब इसका दसाव नीचे की तरफ हो गया तो यहाँ पे भ्रंश बन गए, भ्रंश घाटी बन गई। और भ्रंश घाटी के बाद जो खड़े रह गए भाग, जो खड़े रह गए हैं उनको भ्रंश कगार बोलते हैं। इसको जो बोलेंगे सतपुड़ा को, तो इसको भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। बाकी इधर वाले जो होते हैं उनको स्कार्प माउंटेन कहते हैं, स्कार्प माउंटेन या भ्रंश कगार, तो इसको भ्रंश कगार बोलते हैं। तो ये वाले हो गए भ्रंश कगार और ये हो गया आपका ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत, भ्रंशोत पर्वत। तो इस तरीके से आप जान लीजिए कि ये चीज़ें ऐसे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भ्रंश कगार है, पहली बात इसके बारे में। दूसरी बात इसके बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि इस पे एक चोटी है जिसकी यानी कि विंध्यन श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम। तो विंध्यन श्रेणी की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछ सकता है। तो विंध्यन श्रेणी की सर्वोच्च चोटी आप जान लीजिए। विंध्यन श्रेणी की सर्वोच्च चोटी आपकी जो है सद्भावना शिखर, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं गुडविल पीक, गुडविल पीक भी बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ये आपकी सर्वोच्च चोटी हो गई विंध्यन श्रेणी की। अब हम इसी सतपुड़ा को भी जान लेते हैं इसी के साथ। तो सतपुड़ा पर्वत के बारे में क्या आपके लिए जानने वाली बात है, तो मैंने आपको दोनों तरीके तो बता दिए कि सतपुड़ा कैसे बना और विंध्यन श्रेणी कैसे बनी। अब भ्रंशोत पर्वत मैंने अभी बोला था आपको कि ये कौन सा है, भ्रंशोत पर्वत है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन है। पहली बात इसके बारे में जानने वाली है। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये आपको पहला मिलेगा महाराष्ट्र में, एमपी में, इस तरीके से गुजरात और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों की सीमा पे फैला है। लेकिन ज़्यादातर फैलाव इसका जो आपको देखने को मिलेगा वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, यानी सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है, ये अक्सर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो वो आपकी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, धूपगढ़ चोटी है। अब ये धूपगढ़ चोटी कहाँ है, किस वाले उस पे है, तो हम इसमें बात करेंगे। और ऊंचाई देख लेते हैं इसका, तो 1350 मीटर ऊंची है। तो ये इस तरीके से ये हो जाती है।
अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं स्ट्रक्चर में कि किस तरीके से कहाँ है। तो एक तरीके से मैं सबके नाम बताता हूँ। ये जो श्रेणी है ये राजपीपला श्रेणी है, राजपीपला श्रेणी। ये आपकी ग्वालीगढ़ श्रेणी है, ये आपकी ग्वालीगढ़ श्रेणी है। इसके अलावा ये आपकी जो श्रेणी है वो महादेव श्रेणी हो जाएगी। तो ये आपकी महादेव श्रेणी हो जाएगी, महादेव श्रेणी हो जाएगी। और इसी महादेव श्रेणी पे आपकी जो है दो चीज़ें आपको जानने वाली हैं। इसी पे दो चीज़ें आपको जानने वाली हैं। पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो है आपकी यहाँ पे पंचमढ़ी हिल स्टेशन, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है और यहीं पे एक पीक है जिसको हम कौन सा नाम दे रहे हैं, धूपगढ़। तो धूपगढ़ जो चोटी है वो आपकी यहाँ पे हो जाती है। और श्रेणी आपको जानने वाली है तो ये आपकी मैकाल श्रेणी है। तो मैकाल श्रेणी आपकी ये हो जाती है। और मैकाल श्रेणी पे ही आपको पता है कि यहाँ पे भी एक चोटी है अमरकंटक। यहीं पे कौन सी चोटी है, अमरकंटक, अमरकंटक। इसी से क्या है आपकी नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्भव होता है, उद्गम होता है। तो दोनों नदियों का यहीं से उद्गम होता है। और इस मैकाल श्रेणी की जो अमरकंटक चोटी है, ये चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, अमरकंटक। किसकी, मैकाल श्रेणी की, महादेव श्रेणी की। यानी पूरे सतपुड़ा की अगर सबसे सर्वोच्च पूछता है तो आप कौन सी लगाएंगे, तो आप लगाएंगे धूपगढ़। और अगर आपको मैकाल की पूछता है तो आप कौन सी लगाएंगे, अमरकंटक। इस तरीके से ये चीज़ें जो जानने वाली हैं वो आपके लिए इसमें से हो गई। अब हम बात करेंगे अभी अपने आज के, वैसे इतना चाहें तो आप इतना रुक सकते हैं, पर आप चलिए पढ़ लेते हैं पूरा। आज पश्चिमी घाट पढ़ते हैं, फिर हम बाकी पूर्वी घाट और बाकी चीज़ें जो बचेंगी वो पढ़ेंगे। तो पहली बात, आज हम पश्चिमी घाट को भी जान लेते हैं। पश्चिमी घाट, इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ये जान लेते हैं फिर कल के लिए आपको प्रायद्वीप भारत कल की वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। आज हम पश्चिमी घाट और ये सारी चीज़ें जो जान ली अभी तक वो पढ़ लेते हैं। तो पहली बात, अब पश्चिमी घाट का मैं मैप बनाया था, अभी फिर से बनाता हूँ। तो पश्चिमी घाट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो पश्चिमी घाट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। पहली बात, ये इस तरीके से विभाजित है। तो पूरा जो फैला हुआ है ये पश्चिमी घाट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी घाट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली बात, ये भी कैसा पर्वत है, तो ये भी आपका बृहस्पति पर्वत है, ब्लैक माउंटेन है। तो बृहस्पति पर्वत ये आपका है, ठीक है। अगली बात इसमें क्या जानने वाली बात है, तो अगली बात ये जानने वाली बात है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई। उत्पत्ति यानी कि इसका निर्माण कब हुआ, उत्पत्ति कब हुई, उत्पत्ति जान लीजिए इसकी उत्पत्ति कब हुई। तो इसकी उत्पत्ति जो आपकी है वो सेनोजोइक काल में हुई थी। सेनोजोइक काल में इसकी उत्पत्ति हुई, सेनोजोइक काल में इसकी उत्पत्ति हुई। दूसरी बात, इसमें ये पूछ सकता है आपका विस्तार बताइए। तो विस्तार पूछ सकता है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो पहली बात, एक बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में कि ये 5 राज्यों में फैली हुई है, गलत है। ये 6 राज्यों में इस फैली हुई है, 6 राज्यों में इसका फैलाव है। अब कौन से 6 राज्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला आपका गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, और फिर आपका गोवा, और फिर आपका कर्नाटक, फिर आपका केरल, और फिर आपका कौन सा आएगा, तमिलनाडु, जिसको TN से हम संबोधित कर रहे हैं। तो इस तरीके से 6 राज्य में ये फैला हुआ है, और 6 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो महाराष्ट्र और इसको गुजरात में और कर्नाटक में इसको किस नाम से जाना जाता है, इन एरिया में जो है इसको सह्याद्री बोलते हैं, सह्याद्री। एक सेकेंड, इसको सह्याद्री श्रेणी के रूप में जाना जाता है।
फिर इस वाली श्रेणी को किस नाम से जानते हैं? तो इसको अपने जो कर्नाटक और केरल में इसको अन्नामलाई श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसको अन्नामलाई श्रेणी के नाम से जानते हैं। फिर इसको हम, ये वाली जो बचती हैं, इसको हम इलायची पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। तो ये दो नाम से जानती हैं। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कार्डमम पहाड़ियाँ। इसके अलावा एक लोकल नेम के हिसाब से देखें तो केरल में पश्चिमी घाट को सभ्य पर्वतम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सभ्य पर्वतम भी बोला जाता है। तो आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, सभ्य पर्वतम बोला जाता है। अब इनके बारे में क्या क्या चीज़ें जानने वाली हैं, सह्याद्री, अन्नामलाई, इन सब के बारे में तो जान लीजिए। पहली बात, पश्चिमी घाट के बारे में कुछ एक दो जानकारी मैं आपको पहले बता दूं कि एक तो ये हॉट स्पॉट है जैव विविधता का। एक तो ये हॉट स्पॉट में श्रेणी में विभाजित है, मतलब हमारे भारत में जो 4 हॉट स्पॉट है उनमें से एक ये आपका पश्चिमी घाट भी है। दूसरी बात, यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा है और ये इन यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व विरासत है। तो ये अभी आपको जानने वाली बात है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही इसकी 2-3 चीज़ें और जान लीजिए कि इसकी एवरेज हाइट, जो आपको जानने वाली बात है, एवरेज हाइट कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको 1200 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। कितनी है? 1200 मीटर। और लेंथ आपको पूछता है तो आप कितनी लगाएंगे? तो लेंथ आपके लिए कितनी हो जाएगी? 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखने वाली बात है इसमें। अब हम मेन चीज़ जानते हैं इसके बारे में कि तीनों श्रेणियों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, तीनों श्रेणियों को अलग अलग जानेंगे। तीनों श्रेणियों को जानने वाले हैं। पहली है आपकी सह्याद्री। तो सह्याद्री के बारे में क्या क्या जानने वाली बातें वो आपको जाननी चाहिए, क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो पहली चीज़ है आपको सह्याद्री के बारे में कि पहली चीज़ है, एक तो ये महाराष्ट्र व कर्नाटक में इसको सह्याद्री बोलते हैं। पहली बात आपको याद रखनी है। तो इन 2 राज्यों में इसको बोलते हैं। बेसिकली गोवा भी उसी में आता है। तो इस तरीके से वो सब मिला के, प्लस आप गोवा भी कर सकते हैं, तो सबको मिला के ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर मैं आपको बता दूं मैप के ज़रिए कि यहाँ पे एक चोटी है, जिसको हम कलसूबाई बोलते हैं। तो यहाँ पे कलसूबाई चोटी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी पीक जो है, यहाँ पे एक चोटी का नाम है वो कलसूबाई चोटी है। यहाँ पे कलसूबाई चोटी स्थित है। इसके साथ इसी सह्याद्री पे आपका जो है महाबलेश्वर हिल स्टेशन है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन भी है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन है, ये आपको याद रखना है। और ये आपको महाराष्ट्र में है, आपको ध्यान रहना चाहिए महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो इसीलिए आपके लिए ये जानने वाली बात है। इसी सह्याद्री में 2 दर्रे भी हैं, वो आपको पूछे जाएंगे। मैं दर्रे एक साथ बताऊंगा, पश्चिमी घाट के सारे दर्रे और मतलब पूरे दक्षिण भारत के दर्रे जो हैं वो उनके बारे में चर्चा अलग से करूँगा। फिलहाल जान लीजिए कि सह्याद्री में कौन से दर्रे हैं वो आपको जानने चाहिए। तो एक तो पहला है थाल घाट और दूसरा है भोर घाट। ये दोनों है महाराष्ट्र में, पर मैं इस पर चर्चा अलग से पूरी दर्रे को लेके करूँगा, तब मैं आपको बताऊँ। थाल घाट और भोर घाट, ये 2 दर्रे जो हैं आपके इसी सह्याद्री पे देखने को मिलते हैं। अब आपको कलसूबाई की मैं वो ऊंचाई बता देता हूँ कितनी ऊंचाई है। तो 1646 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। तो ये आपको याद करने वाली बात है। अब हम बात करेंगे अन्नामलाई के बारे में। तो अन्नामलाई के बारे में क्या बात है, क्या जाननी चाहिए आपको? अन्नामलाई के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है अन्नामलाई श्रेणी के बारे में। तो पश्चिमी घाट का ये दूसरा पार्ट है। इसका विस्तार जो है आपको केरल में मिलेगा और कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक और केरल में इसका विस्तार है।
सबसे बड़ी बात, दूसरी बात इसमें क्या जानने वाली बात है कि इस पर एक चोटी है जिसको अनाईमुड़ी बोलते हैं। अनाईमुड़ी चोटी है, अनाईमुड़ी चोटी है। और ये कितनी है तो आपको ध्यान रखना है 2695। अब ये बात आपको याद रखनी है कि ये पूरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, दोनों में से आप कुछ मान लीजिए कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी जो है वो और किस पे है तो अन्नामलाई श्रेणी पे, ये आपको याद रखने वाली बात है, अन्नामलाई श्रेणी पे है। दूसरी बात, मतलब ये अनाईमुड़ी जो है वो हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उसके बाद अगर भारत में कोई सबसे ऊंची श्रेणी है तो वो अनाईमुड़ी श्रेणी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। और ये कहाँ है, किस राज्य में है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन एक बार पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये केरल में पड़ती है। तो अगर राज्य के हिसाब से अगर पूछता है कि अनाईमुड़ी किस राज्य में स्थित है तो आप क्या लगाएंगे, केरल में लगाएंगे। आगे जानने वाली बात है कि इलायची पहाड़ियों के बारे में आपको क्या जाननी चाहिए। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी थी कि इलायची पहाड़ियाँ जो हैं, इलायची पहाड़ियाँ हैं उनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो इलायची पहाड़ियों का दूसरा नाम कार्डमम बोलते हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ बोलते हैं। यहाँ इलायची ज़्यादा होती है इसलिए कार्डमम पहाड़ियाँ भी इनको बोला जाता है, इलायची पहाड़ियाँ बोला जाता है। ठीक है, और ये तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु केरल में इनका फैलाव है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं तीसरी, इसके जंक्शन की बात कर लेते हैं। जो मैंने आपकी मैप बनाया था उसमें आपको यहाँ पे एक जंक्शन मिलेगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये आपकी कौन सी है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं या श्रेणी है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ क्यों फेमस है इनके बारे में बात कर रहे हैं कि नीलगिरी पहाड़ियाँ आपको जानना चाहिए। पहली बात, नीलगिरी के बारे में क्या क्या जानने वाली बात है, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो एक पहली बात कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ पे जंक्शन पे स्थित है। तो इसके बारे में पहली बात क्या है कि ये दोनों यानी कि पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट, जिसके बारे में हम कल जानकारी लेंगे, पूर्वी घाट के बारे में, को जोड़ती है। तो जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो क्या करती हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती हैं। पहली बात होगी इनके बारे में जानने वाली। इसी नीलगिरी पहाड़ी पे एक चोटी है, मैं मैप के ज़रिए फिर से बताता हूँ कि इसी नीलगिरी पहाड़ी पे क्या है, एक चोटी है, और इसी नीलगिरी पहाड़ी पे क्या है, चोटी है जिसका नाम क्या है, दोदा बेटा चोटी। इसके बारे में जान लेते हैं। दोदा बेटा चोटी है, तो इसी नीलगिरी पहाड़ी पे क्या है, एक चोटी है जो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड लार्जेस्ट या हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर ठीक है। तो पेनिनसुला की यानी कि प्रायद्वीप यानी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है, दोदा बेटा जो है वो दूसरी ऊंची चोटी है। अभी कितनी ऊंची है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो हाइट है आपकी कितनी है, तो इसकी जो है 2637 मीटर। तो कितनी है, 2637 मीटर की ऊंचाई है इसकी। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। अब हम आगे बात करेंगे इसी के बारे में। तो इसी नीलगिरी पहाड़ी पे आपका एक हिल स्टेशन है, तो आपको याद रखना है, इसका नाम है ऊटी हिल स्टेशन, जहाँ पे ऊटी जाने के लिए आपने सुना होगा नाम कि ऊटी हिल स्टेशन, ऊटी चलते हैं। तो ये
आपको इसमें एक बात याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है, जिस तरीके से अनाईमोड़ी मैंने बताया कि वो आपके कहाँ है, केरल में है, इसी तरह दोदा बेटा आपका पूछ सकता है तो आपको तमिलनाडु लगाना है, यानी आपकी ये तमिलनाडु राज्य में है। तो राज्य के हिसाब से अगर पूछता है तो आपको कौन सा राज्य लगाना है, तमिलनाडु राज्य लगाना है, जिसमें दोदा बेटा दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की ऊंची चोटी, वो इसको बोलते हैं दोदा बेटा को। तो ये आपको याद रखना है। इसी नीलगिरी पहाड़ी पे एक और जानने वाली बात है कि यहाँ पे कौन सी एक जनजाति रहती है, उसको जान लीजिए। बहुत फेमस है टोडा जनजाति, इस पे कई बार क्वेश्चन करते रहते हैं। तो टोडा जनजाति यहाँ पे रहती है। और टोडा जनजाति क्यों प्रसिद्ध है, तो पहली बात तो ये बहुपति प्रथा है, यहाँ पे बहुपति प्रथा चलती है, यहाँ पे बहुपति प्रथा है। दूसरी बात, ये अपना जो है व्यापार या जो व्यापार करती हैं जो है उनका भैंस पालन का इनका जो है धंधा रहता है, इनका व्यापार करती हैं ये इनका कार्य प्रणाली कैसी है, तो भैंस पालन से अपना जीवन यापन करते हैं। ये दो बातें जानने वाली बातें। इसके साथ ही आगे पढ़ेंगे हम। तो इसमें एक और चीज़ जान लीजिए कि पालनी पहाड़ियाँ भी होती हैं, तो पालनी पहाड़ियों के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। बस फिर आपका पश्चिमी घाट आज का पूरा हो जाएगा। जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ से बनेंगे। तो पालनी पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पे हैं, तो तमिलनाडु में। और मैं मैप के ज़रिए आपको बता देता हूँ कि पालनी पहाड़ियाँ आपकी कहाँ होंगी। तो ये आपकी इस साइड में जो पालनी पहाड़ियाँ यहाँ पे होंगी, तो आपकी ये होंगी पालनी पहाड़ियाँ। तो इस तरीके से पालनी पहाड़ियाँ होंगी। अब ये कहाँ पे होंगी, तमिलनाडु में होंगी। और इसको क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा कि बताइए कोडाई कनाल हिल स्टेशन कहाँ पे है, यानी किस पहाड़ी पे कोडाई कनाल जो है, कोडाई कनाल हिल स्टेशन स्थित है, हिल स्टेशन स्थित है किन पहाड़ियों पे है, बस इतना पूछा गया था। तो आपकी पालनी पहाड़ियों पे। और किस राज्य में है ये, तो तमिलनाडु राज्य में है। ये आपको 3 बातें, इसमें 2 बातें याद रखनी है, ठीक है। अब हम कल पूर्वी घाट के बारे में जानेंगे, दर्रे जानेंगे और मध्य उच्च भूमि के बारे में जानेंगे। 3 बातें हम कल जानने वाले हैं। कौन सी, तो पहला पूर्वी घाट, फिर दूसरा मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि के बारे में जानेंगे, और कुछ जो दर्रे दक्षिण भारत के हैं उनके बारे में जानेंगे। ये 3 कल की वीडियो में चर्चा के पॉइंट रहने वाले हैं। इसमें लास्ट में एक आपको मैं क्वेश्चन स्टार लगा के बता देता हूँ। वैसे क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि भारत का, एक लिख लीजिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। ये आपसे 1-2 बार क्वेश्चन करता रहा है, आप लिख लीजिए, ध्यान रहना चाहिए आपको। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र पूछता है अगर आपसे, तो आप कौन सा लगाएंगे, तो आप केरल में एक जगह है कुट्टानड़। तो कुट्टानड़ जो आपका केरल में एक जगह है, वो माइनस में इसकी ऊंचाई है। तो माइनस में इसकी ऊंचाई यानी सबसे निचला क्षेत्र एक तरह से देखा जाए तो आपका कुट्टानड़ हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।